तो उनका मैं केरल से आता हूँ। केरल में हम लोग अपनी वेष्टी मुंडू वो लपेट के, एक कुर्ता पहन के, हाफ शर्ट अथवा फुल कुर्ता वो पहन के हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। पुलिस वाला हूं इसलिए कभी कभी वर्दी में जाना पड़ता है, जाता हूं। यहां मैं आया, नागपुर इतना गर्म प्रदेश है, गर्मी के दिन भी थे वो, मैं ऐसे ही वेश में गया तो मुझे डांटा गया कि यू हैव टू फॉलो दी एटिकेट्स, और ड्रेस कोड है। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने जाकर खादी भंडार में कुर्ता पैजामा जैकेट सब खरीदा, वो पहन के गया। उनका ये नहीं चलता है, ड्रेस कोड ऐसा है, पूरा सूट चाहिए, कोट टाई वगैरह वगैरह सब। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ नागपुर में गर्मी के दिनों में ये कैसे चलेगा भाई, हम तो उबाल उबाल कर आलू हो जाएंगे अंदर ही अंदर। तो मुझे एले क्यों करना है कि ये कब बदलेगा। तो जब मैंने फिर उनको बताया, अटल जी को क्या पत्र भेजो, वहां दिल्ली में जाओ, यहाँ से वो बीजेपी का कार्यालय अलग है, बीजेपी अलग है, हम अलग है, सब समझाया। वो मान गए, अच्छे थे, गए होंगे पता नहीं। लेकिन इसकी चर्चा मैंने की तो लोगों ने बताया कि हमारे प्रशासनिक सेवा में ड्रिंकिंग एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। अब ड्रिंकिंग एटिकेट्स ठीक है, पाश्चात्य देश, ठंड देश है, वहां ये उपाय करने पड़ते होंगे, तो वहां उसका एटिकेट भी है। हमारे यहां फॉरेन सर्विस में जो लोग जाते हैं शायद उनको ये ट्रेनिंग लेना पड़े, लेकिन सदा सर्वदा सबको ये सिखाने की क्या जरूरत है। तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सब ऐसा ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद कुछ तो बदला ही होगा, क्योंकि अब लोगों का पालन भी करना है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। तो वो सारे परिवर्तन होने चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा अप्रेंसिव होने की जरूरत नहीं। सब जगह अपनी परंपरा की, अपने मूल्यों की, अपने मूल्यगत आचरण की, यानी संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। वो रिलीजियस नहीं है, वो सोशल है। हमारे रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के नाते हम एक है, ये समझकर वो कॉमन है। जैसे माता पिता को सम्मान देना, ये किसी रिलीजन में इसकी मनाही है क्या। बड़ों के सामने नम्रता रखना, अहंकार के अधीन नहीं होना, आदि आदि बातें एक विशेष है और अलग दिखती है। दूसरी जगह दूसरा है, उसके वहां कारण होंगे, उसके कारण होगा वो, मैं उसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना अच्छा है। तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये एक तरह से यूनिवर्सल है, बहुत थोड़ा अंतर है। गुड मैनर्स दे आर नियरली यूनिवर्सल। बस भोजन करते समय हाथ से भोजन करना कि नहीं, ये अलग है, लेकिन ऐसी छोटी बातें छोटी छोटी यूनिवर्सल है। तो इंग्लिश नॉवेल्स आप पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है, भाषा सीखने में क्या दिक्कत है। हमारे घर में, हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है, और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झेंडा पढ़ाया, अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं। इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है, नहीं आता है। एक भाषा के नाते, जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। लेकिन हमने ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का पढ़ा और प्रेमचंद की कहानियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। हमारे यहां भी है, साहित्य की कितनी उच्च परंपरा है, रामायण महाभारत से लेकर उपनिषदों की कथाएं देखो, आज तक चलती आ रही। हर भाषा में एक लंबी अच्छी परंपरा है, वो सीखना चाहिए, और इसकी शिक्षा सब में मिलनी चाहिए। क्योंकि मिशनरी स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, रिलीजियस एजुकेशन एक अलग बात है,
लेकिन सोशल मेरिट के नाते हमारा सबका सिलेबस एक है। वो भारत की परंपरा है, प्राचीन काल से चलती आई है। जैसे श्रीमान आरिफ बेग आए थे, मैं नगर प्रचारक था अकोला में, विजयादशमी उत्सव के अध्यक्ष के नाते वो आए थे। तो उन्होंने कहा था कि इस देश की परंपरा कैसी है, सबके लिए कितनी अच्छी है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि अलंकार सुग्रीव और अन्य वानरों के पास मिले, वो सीता जी के है कि नहीं पहचानना था। लक्ष्मण को बुलाया कि तुम भी पहचानो। उसने कहा मुझे केवल पैर की पंजनियां दिखाओ, क्योंकि मैंने कभी सीता जी के मुख के ओर दृष्टि नहीं डाली, मैंने हमेशा उनके चरण ही देखे। अब इसमें जो एक संस्कृति झलकती है वो कितनी बड़ी है, वो सबकी समान है, उसकी शिक्षा सब में होनी चाहिए। उससे हमारा रिलीजन मार नहीं खाता, उल्टा अधिक अच्छा बनता है। ये समझना चाहिए और ये संस्कार सब में होने चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी ताकत है, मेरी जितनी ताकत है, मिशनरी स्कूल में वगैरह जब होंगे तो होंगे, मेरे घर में तो होने चाहिए ना। यहां से हम शुरू कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और हमारे यहां अभी जो नई शिक्षा नीति में पंचकोशीय शिक्षा का तत्व मान्य किया है, उसमें सभी कोशों का विकास, सर्वांगीण विकास, उसमें कला, क्रीड़ा, योग, ये सब है। तो धीरे धीरे इसको विकसित करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि विपरीत शिक्षा में हम इतने आगे गए थे कि एकदम उड़ना संभव नहीं, तो टर्निंग शुरू हो गया है, वो रुके नहीं, चलता रहे और पूरा टर्न होगा, उसको समय लगेगा। इसलिए करिकुलर गतिविधि नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कला का अंग चाहिए। संगीत नृत्यम कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसा कहते हैं। जिस मनुष्य को संगीत, नाट्य, नृत्य कला का अंग नहीं है, सभी का नहीं, किसी एक का, उसमें वो ट्रेंड ही होना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन अच्छा गाना समझ में आना चाहिए, सुर कान को पकड़ में आनी चाहिए, बुद्धि को नहीं समझे चलता है। इतना भी हो गया। ये भी जिसका नहीं होता वो कौन है, तो बिना पूछ सींग वाला पशु है, ऐसा अपने यहां कहा है परंपरा में। तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक अनिवार्य ये विषय जो है उससे काम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा अनुभव जो है, आप जिस बात को अनिवार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। और छोटे बच्चों को, एक आदमी को कुत्ता था, उसको दवाई पिलाने को डॉक्टर ने कहा, और कहा कैसे पिलाएं, तो ये आसान है, उसको पकड़ो, घुटने में पक्का बंद करो, ये लड़का डुलेगा नहीं, फिर यहां दबाओ तो मुंह खोलेगा, दवाई डाल दो और मुंह बंद कर दो, और जब तक वो निगल नहीं लेता छोड़ो मत। पहले दिन उसने कुत्ते को पकड़ा, ये सब किया, तो कुत्ता जान गया। दूसरे दिन भी किया तो कुत्ता जान गया कि 8 बजे ये दवाई पिलाता है, तो वो भाग जाए। फिर उसको पकड़ के लाना पड़े तो छटपटाए, ये करे वो करे, कभी काट ले कुछ, लेकिन इसने तय किया था। ऐसा 3-4 दिन हो गई खटपट। उसके बाद एक दिन वो कुत्ते के झटके से वो दवाई की कटोरी गिर गई, तो सारी दवाई जमीन पर गिर गई। फिर इसने छोड़ दिया गाली देते देते। उसने देखा कुत्ता जाकर दवाई चाट रहा है, यानी वैसे देते तो वो ले लेता। तो ये कंपल्शन का ये भी परिणाम होता है, उसको हर में आवश्यक। संगीत जैसे विषय में, नाट्य, नृत्य, इन विषयों में ये मनुष्यता का एक स्वाभाविक झुकाव उसमें रखता है, उसको जागरूक करना पड़ता है, कंपल्सरी नहीं करना पड़ता है, इसकी टेस्ट लगानी पड़ती है, वो होना चाहिए। वो घरों में भी हो सकता है, विद्यालय में और अच्छी तरह हो सकता है। हमको संगीत की रुचि कैसी लगी, हमारे चाचा गाते थे, अच्छे गीत गायक थे, रेडियो स्टार भी थे, उनके चलते उनके अभ्यास के लिए घर में रिकॉर्ड्स आती थी, वो हम चाहे न चाहे वो सुननी पड़ती थी, सुनते थे। कविता सिखाने वाले शिक्षक कविता हमसे गवा लेते थे, तो हम सारा क्लास मिलकर गाता था एक एक कविता। और अपनी भाषाओं की कविता में वृत्त छंद होता है, उसमें एक स्वर रहता है, तो उससे हमारे कान तैयार हो गया, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया।
तो ये होना चाहिए। आज हम उस जीवन से अपने परिवार को दूर लेके आए हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता, वो होना चाहिए। विद्यालय में भी ये होना चाहिए। कभी कभी विद्यालय के सिलेबस में ऐसी कविताएं होती ही नहीं कि जिनको गा सके, और सुंदर सुंदर कविताएं हैं। ये सब देखना पड़ेगा, केवल कंपलसरी करने से काम नहीं होगा। वैदिक काल की 64 कलाएं जो रिलेवेंट है वो सिखानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा, उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए। क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है, और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है, और उस देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है तो वो लेते हैं सभी देशों के। तो जितनी भाषाओं के लोग आते हैं उतनी भाषाओं में 8वीं क्लास तक शिक्षा वहां होती है। 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होती है, और 10 छात्रों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका। पहले 4 क्लास उनके साथ रहना और घूमना, यही काम होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति के पास वाली है, केवल आश्रम में जाकर रहने की बात इसमें नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में सर्वोत्कृष्ट वो पद्धति है जो गुरुकुल पद्धति से पास आती है। इसलिए अपनी शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा की भी बात वही है। अनिवार्य क्यों करे भाई? अपनी परंपरा जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। तब हम जान सकते, मूल स्रोतों से जान सकते। हमको भाषांतर पढ़ने नहीं पड़ते, और भाषांतर बहुत सारे गलत किए हैं अथवा किए गए। तो मूल स्रोत जानना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन स्कूल में मुझे घर से भेजा, संस्कृत परीक्षा दो, किल्ला पारडी की परीक्षाएं चलती थी, तो मेरा मन नहीं लगा। लेकिन घर में मुझे संस्कृत स्तोत्र सिखाए गए, वो मैंने याद कर लिए। और संस्कृत भारती की पद्धति जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि संस्कृत के बारे में शंकित लोग भी उनके प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत सीख लेते बड़े आनंद से। सिखाने का तत्व यह है कि सिखाने वाला, उसकी उत्कृष्टता चाहिए, और छात्र के लेवल पर उतरकर उसको सिखाने की उसकी कला चाहिए। तो वो रस उत्पन्न कर सकता है शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा बाहर से देना नहीं है, शिक्षा मनुष्य के अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करने की कला है। ये सब संस्कृत परंपरा से ही आता है, तो उसका उपयोग करके हम संस्कृत प्रमोट करें, अपने घर में संस्कृत स्तोत्र वगैरह करें। उसकी बारीकियां, उसके कुछ बड़े मनोरंजक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, ऐसा एक अंतिम पंक्ति है, यानी मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, पीने वाला मट्ठा। उसके पहले 3 प्रश्न है, क्या तक्रम, ऐसा 3 प्रश्न है, उसमें 2 आ गए एकदम। जयंतः कस्य वै सुता कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। तो जयंत किसका लड़का है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। उसके पहले नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर है मट्ठा। हाँ, भोजनांते च किम पेयम, मट्ठा, भोजन के बाद क्या पीना है। जयंत कस्य वै सुता, इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, दुर्लभा। तो 3 प्रश्न पूछे, अंतिम पंक्ति में 3 उत्तर लिखे, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा। उसका भाषण तो होता है मट्ठा इंद्र को दुर्लभ है। अब ये ऐसा बताते तो इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। ये सारी बातें होती थी, ये करनी चाहिए, तो अपने आप बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत का काम चलाओ ज्ञान कम से कम भारत को समझना चाहने वाले प्रत्येक को होना चाहिए। एक प्रार्थना है, जब प्रश्नकर्ता का नाम मन से बोला जाए
कहा कि नई शिक्षा नीति लाना जरूरी है, संस्कृत शोध का पाठ करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जिससे सबका भला हो। Independent, autonomous, and they are expected to be self-dependent. But there is no subordination of any kind in RSS. As an organization, in RSS, we daily sing Ekatmata Stotram. तो एकात्मता स्तोत्रम, उसमें पहले सच्चिदानंद रूपाय भगवान को वंदन है, फिर मातृभूमि का वंदन है, उसके बाद भारत की नदियां, भारत की पहाड़, इनके नाम है, फिर ऋषि परंपरा से लेकर तो वैज्ञानिकों तक सबके नामों का उल्लेख है। वैज्ञानिकाश्च कपिल, आखिरी बता रहा हूं मैं, ऋषि परंपरा को छोड़ देता हूं, लेकिन यहां वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणादः सुश्रुतः चरको भास्कराचार्यो वराह मिहिर सुधि नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो बसु जगदीश चंद्र बसु बसुर्बुधा ध्येयो वेंकटरामश्च विज्ञा रामानुजादया। तो पूरी तब से लेकर अब तक की वैज्ञानिकों की परंपरा रिप्रेजेंटेटिव रूप में उसमें आ गई, और इसको हम रोज कहते हैं, और वर्गों में हमारे प्रशिक्षण में एक एक नाम के बारे में जानकारी देते हैं। ये संघ में नित्य क्रम है, अनेक वर्षों से है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये लिस्ट थोड़ी बदलते हैं, अत्याधुनिक करते हैं उसको। अभी की जो चल रही वो मैंने बताया। तो भारतीय नॉलेज क्या था, हमारे यहाँ विषय रहता है बौद्धिक वर्गों में भारत की ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर तो विज्ञान की परंपरा तक सारी बातें। सोनी जी बैठे उसमें, उनकी पुस्तक है, वो बड़ी लोकप्रिय है संघ के बाहर भी। तो हमारा तो ये विषय पहले से है, भारत की ज्ञान परंपरा का ध्यान रखना। अब शिक्षा में भी वो 4 संगठन काम कर रहे शिक्षा क्षेत्र में, उनके प्रयासों से नई शिक्षा नीति में भी वो विषय आया है। और पहले तो ये सुनाई नहीं देते थे शब्द, भारतीय ज्ञान परंपरा कहना इट वॉज ए टाबू। लेकिन आज मैं शिक्षा सम्मेलनों में जाता हूं, इधर उधर जाता हूं, कई जगह सारे देश के यूनिवर्सिटीज में लोग चर्चा करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, आईकेएस ऐसा कहते हैं। तो बस इस प्रयास को और गति बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा, वो हमारे संगठन इसकी चिंता करेंगे। और क्या है, फोन को साइलेंट रखने से सभी को सुविधा रहेगी, एक बार फोन चेक कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। संघ एवं भाजपा के बिना जिज्ञासा समाधान जो है वो पूरा नहीं होता है। काफी प्रश्न आए हैं, 3 हिस्सों में मैं इन प्रश्नों को आपके समक्ष रख देता हूं। जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं, जिनकी जिज्ञासा, उनके पहले मैं नाम पढ़ देता हूं। अजय रस्तोगी जी, अभिषेक दुबे जी, रीमा शर्मा जी, जोगिंदर सोलंकी जी, रजनीश झा जी, आशिक हुसैन जी, राजेश कुमार बंसल जी, अतुल तारे जी स्वदेश समूह के संपादक हैं, जोगेंद्र सोलंकी जी मीडिया पर्सनालिटी हैं, संजय झा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वसुधा वेणुगोपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर राजेश बंसल जी डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, अभिषेक दुबे जी आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत 24 में, रीमा शर्मा जी भी मीडिया पर्सन हैं, डॉक्टर प्रभा कुमारी जी, हरपाल सिंह ढंगर जी आप सोशल सर्विस के अंदर हैं, मंगेश जंत वैशपायन जी आप महाराष्ट्र टाइम्स में हैं। Why are we not getting good coordination with the government? We should make good or more efforts to make good adjustments with some compromises to achieve the goals of the country. The RSS has more responsibility than the government. इसी का ही जुड़ता हुआ जो प्रश्न है, वर्तमान केंद्र सरकार और संघ के मिलते जुलते विषय और मतभेद के मुद्दे क्या हैं, इसी में आगे चलते हैं। भाजपा के व्यापक विस्तार और उसके चलते बनी अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए क्या संघ भाजपा संबंधों की समीक्षा कर उन्हें पुनः निर्धारित करने का समय आ गया है? अंतिम है इसमें। हर जगह ये बात होती है कि भाजपा का अध्यक्ष रोड मैप सब कुछ संघ तैयार करता है, क्या ये सच है? और दो बातें छूटी हैं।
मैं पढ़ लेता हूं। वो थोड़े अलग से थे तो इसलिए ठीक है। राजनेता रहते जेल में रहने पर पद मुक्त करने का कानून के बारे में ठीक है ठीक है, आप 3 भागों में करें। वो उसका अलग किया था, एक बीच में भी छूट गया है, वो ध्यान में रखिए। तो we are having good coordination with every government, not only this one, the state governments as well as central government. But there are systems which have some internal contradictions. As I said, the system in general is the same, which was invented by the British for Bharat so that they can rule. So we have to have some innovations, otherwise it will not happen. Then we want something to happen. Even if the man in chair is 100% for us, he has to do it and he knows what are the hurdles. So he may be able to do it, he may not be able to do it. We have to give him that independence. There is no quarrel anywhere. And thirdly, the prevalent, क्या कहते हैं, दुनियादारी की रीति, the prevalent flow of all these ongoings in the world, it is like that. There are contradictions. For example, there is one Mazdoor Sangh, a labor organization, and there is one small scale industries organizations. Now they are naturally at loggerheads under the present system of life. Struggle for survival, struggle for existence, survival of the fittest. So struggle has to be there. And certain line of thought thinks that through struggle only progress happens. We are knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, we are in that system. So a labor organization, a small scale industries organization, the government and the party, all four have to be on the same page, which is very rare. And if say we should compromise, so why we should compromise? Why not you? So when we talk of compromise, the struggle deepens. So we say, okay, you all have your own say, make the experiment, proceed on your lines. If you get the desired result, then that will be accepted by all. Because we know our Swayamsevaks, they work honestly. So they don't believe in isms, etc., etc. Yes, there is some thought behind every action. That thought is there, but there is no ism. That thought has to be tested practically, and the thing that yields the result is to be accepted. So when that is there, there is no struggle. It appears that these two they are never at loggerheads. They are trying to extract the truth. And that involves some struggle. For example, in a railway yard, if they want to take a rail from here to there, this side to that side, they will never go in that direction. They will never appear to be going in that direction because there are so many railway lines and there is that, all sort of hurdles are there. So they will pull the rail here, then take here, like that. They will reach there. They know we have to reach there. But they cannot go straight away to that spot. So all these things, they create an appearance there is struggle or there is quarrel rather than. Struggle might be there, but there is no quarrel. Goal is the same. Good of our country, good of our people. If that understanding is there, there is always coordination. And we have that understanding in our Swayamsevaks. So there might be opinions also. It is not required that myself and Dattaji should think on the same lines. But we will discuss, we form a consensus, and together whatever we decide, whether it is
according to my opinion or against my opinion, this collective decision I will follow. When that nature is there is no quarrel. तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते, इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। चलो दूसरा बात, राजनेता रहते जेल में रहने पर पदमुक्त करने के कानून के बारे में संघ का मत क्या है? भाग 2 में एक ही प्रश्न है। देखिए, जो हमारे नेतृत्व है वो नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ये बेसिक तत्व है। मैं समझता हूं इसमें सब सहमत है, संघ का भी वैसा मत है। अब ये कानून है, उससे होगा नहीं होगा इसका डिबेट चल रहा है। जो तय करने वाली बॉडी है वो अपनी संसद है, अब वो जैसा तय करेगी वैसा होगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व पारदर्शी और स्वच्छ है, ऐसा सबके मन में विश्वास होना चाहिए। तो उसको तो देखना है। भाग 3 के 2 भाग हैं, आगे 2 प्रश्न हैं। अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता है? और उसके साथ में जुड़ता प्रश्न है, कुछ राजनीतिक दल संघ के विरोधी नजर आते हैं, क्या आप उनके मन में परिवर्तन की संभावना देखते हैं? संभावना होता हुआ भी देखते हैं ना। 1948 में हाथ में जलती मशाल लेकर जयप्रकाश बाबू संघ का कार्यालय जलाने के लिए चले थे। बाद में हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आकर इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आशा आप लोगों से ही है। कितने आप अभी शताब्दी के निमित्त तो कुछ प्रकाशन निकलेंगे, कुछ पहले निकले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर तो अभी अभी प्रणव दा हमारे मंच पर आए, उन्होंने अपने मन नहीं बदले, मत नहीं बदले, लेकिन संघ के बारे में उनके जो कुछ गलतफहमी आई थी वो दूर हुई, इसलिए आए। तो मन परिवर्तन, अगर मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है तो उसका मन होता है, और मन में हमेशा परिवर्तन संभव है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को देर लगती है। तो मन परिवर्तन की संभावना को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, ये हमारा रवैया रहता है। और अच्छे काम के लिए जो हमको सहायता मांगते हैं उनको हम सहायता देते हैं। हमको सहायता मांगने वाले, उनको सहायता मिलती है। हम सहायता करने जाते तो जो दूर भागते उनको सहायता नहीं मिलती। अब हम क्या करें? तो कोई अच्छा काम है, करना है, मांगते हैं, करते हैं, और सब मांगते हैं। आपको केवल एक पार्टी दिखती है जिनको हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश चलाने में या कभी कभी
पार्टी का कुछ काम चलाने के लिए भी वो अच्छा अगर है तो हमारे स्वयंसेवक संघ के कहने से लगते हैं और जाकर मदद करते हैं। नागपुर में एनएसयूआई का अधिवेशन हुआ था, भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ हुई, बहुत मारपीट हो गई। जो थे उस समय उनको मालूम है, राजीव गांधी उस समय एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तो थाली फेंकना वगैरह सब हो गया, मैसेज बंद पड़ गई और 30,000 लोग थे। कुछ लोग तो घुस गए बाजारों में, लूटपाट करना पड़ा, मार खाए तो वापस आ गए। तो मुझे फोन आया था, मैं नागपुर का प्रचारक था उस समय, वहां के जो एमपी थे उन्होंने मुझे फोन किया कि भागवत जी वो मैसेज हमारी शुरू करने के लिए आपकी मदद चाहिए। 11 मैसेज थी, 7 मैसेज में हमने अपने स्वयंसेवक भेजे, वो मैसेज बंद हो गई थी। दोपहर 2 बजे तक हमने शुरू कर दिया। तो हमको कोई परहेज नहीं है, सारा समाज हमारा है, हम किसी को पराया नहीं मानते, हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनके इच्छा का सम्मान करके रुक जाते हैं। अगला प्रश्न रोजगार से संबंधित है। प्रश्न करता है कमल घनशाला जी, सीए संजीव नंदा जी, पंडित राम कुमार शर्मा जी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। एक डिग्रीधारी बेरोजगार फौज तैयार हो रही है जो पूरी तरह से अनस्किल्ड है। संघ इस समस्या का क्या समाधान देखता है? शिक्षा नौकरी के लिए है, ये मानसिकता इसके लिए जिम्मेवार है। डिग्री चाहिए, क्यों चाहिए? नौकरी के लिए चाहिए। तो मैं कृषि विद्यापीठ में पढ़ा हूं, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने सारे एग्रीकल्चर वेटरनरी के छात्र थे, मेरे स्वाध्याय भी है कुछ। पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ये लोग खेती में नहीं गए, वो लोग नौकरी में गए। बैंक में लोन ऑफिसर बन के साइन करते रहे, सफेद कागज पर स्याही की खेती करते रहे। घरों में 70 एकड़ 100 एकड़ अच्छी खेती थी, पानी था, पंप थे, लेकिन अपने व्यवसाय में वापस नहीं गए। क्यों? कि कमाना यानी नौकरी करना, वो भी सरकारी रहे तो बहुत अच्छा है, और मेरे घर के पास रहे ऑफिस तो बहुत अच्छा है। ये मानसिकता सबको नौकरी की तरफ बढ़ाती है। वास्तव में कमाना है तो कमाने का हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए। हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम नौकर नहीं बनेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसी अगर सोच है तो ये नौकरी की तरफ जो बड़ा प्रवाह जा रहा है, आधा लोड तो कम हो जाएगा। और जो ऐसा करते हैं वो बड़े बनते हैं। मुझे एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार मिले, उन्होंने कहा कि मैं जो ऊंची पढ़ाई लिखाई कमर्शियल होने के कारण महंगी पड़ती है, सीख नहीं सकते, उनको मैं व्यवसाय सिखाता हूं। 400 लोगों को, 400 बच्चों को मैंने खड़ा किया अपने पैर पर। और एक उदाहरण उन्होंने बताया कि होटल में और बर्तन मांजने वाला लड़का, उसको पूछा उन्होंने क्यों सीखा नहीं? उन्होंने 8वीं में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? होता नहीं, एक तो पढ़ाई में रुचि नहीं, दूसरा पैसा नहीं। तो उसने कहा फिर क्या करने चाहते हो? तो बोले मैं कोई उद्योग करना चाहता हूँ। कौन सा उद्योग कर सकते हो? उसने कहा मैं पान ठेला चला सकता हूँ। तो उन्होंने उसको पान ठेला खड़ा करने में कितना धन लगता है, 4-5 हजार रुपया लगाया उन्होंने उस समय, यानी 10 साल के पहले की बात है। और फिर रोज 1 साल वो जाते थे वहां पान खाने, और फिर उसको पूछते थे आज कितना सामान लाया, कहां से लाया, कैसा अकाउंट रखा, उधारी दी क्या, कितनी दी, वसूल कैसे कर रहे हो। 1 साल उन्होंने उनको बिजनेस सिखाया। रोज 2 बार जाते थे भोजन के बाद। और उस लड़के की उस दिन उन्होंने बताया कि आज की तारीख में, पास ही शिरडी के पास गांव है, 29 लाख की प्रॉपर्टी है। तो काम करने से आजीविका चलती है,
काम करने से समाज का भी उपकार होता है। उसमें एक काम, छोटा सा काम रहता है। कोई भी दुनिया का समाज प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर 30% से ज्यादा जॉब्स नहीं दे सकते। बाकी सब अपने हाथ से कमाने वाले छोटे बड़े लोग रहते हैं। लेकिन और एक कठिनाई यह है कि ये छोटा बड़ा वाला मामला काम में आ गया, प्राचीन समय में ही आ गया। ये काम हल्का है, इस काम में अस्वच्छता है, इसलिए काम हल्का है। हल्का नहीं, नीच है। ये जब से आ गया तब से हमारे समाज की गिरावट शुरू हो गई। तो श्रम प्रतिष्ठा नाम की चीज धीरे धीरे कम हो गई। अभी श्रम प्रतिष्ठा आवश्यक है। मेहनत से काम करने वाले को सम्मान देना है। खेती में नहीं गए लोग, क्यों नहीं गए? किसान को लड़की नहीं देता कोई। अच्छा किसान है, अच्छा कमा रहा है लाखों, लेकिन देहात में रहता है, किसानी करता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़की नहीं मिलती। ये क्या है? श्रम प्रतिष्ठा नहीं है। तो श्रम प्रतिष्ठा उत्पन्न करे, आजीविका यानी नौकरी, ये भ्रम नष्ट करे और अपने हाथ से कमाकर अपने को और अपने परिवार को खड़ा करने का दम भरे युवकों में। तो भारतवर्ष अपने यहाँ के सब काम निपटकर अन्य देशों के काम करने के लिए भी वर्कफोर्स दे सकता है, इतनी अपनी तैयारी है। उसको ठीक से उस पोटेंशियल को सामने लाकर उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे भाजपा और संघ के बिना जिज्ञासा समाधान पूरा नहीं होता है, वैसे ही डेमोग्राफी, डीएनए, अखंड भारत, इसकी जिज्ञासा के बिना भी समाधान पूरा नहीं होता है। मैं कुछ नाम ले रहा हूं जिन प्रश्नकर्ता हैं जो: अंजलि राय मेहता जी, फिल्म निर्माता; यतेंद्र शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट; ममता चतुर्वेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट; सुरेश चवनके जी, सीनियर जर्नलिस्ट; डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी जी; रमन पुरी जी, रिटायर्ड वाइस एडमिरल, इंडियन नेवी; डॉक्टर ममता त्यागी जी; अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट; आर के गुप्ता जी, रिटायर्ड IRS; जितेंद्र तिवारी जी; हर्षवर्धन त्रिपाठी जी; प्रोफेसर अनिल मित्रा जी; प्रोफेसर KG सुरेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट; पीटर हॉर्नुंग, जर्मन जर्नलिस्ट; लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी; प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल जी; सैयद शेरवानी जी; पवन गौड़ जी, सीनियर जर्नलिस्ट; मौलाना R शाहीन कासमी, मुस्लिम स्कॉलर; सुकेश रंजन जी, सीनियर जर्नलिस्ट; विजय त्रिवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट; कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा, रजिस्ट्रार, हमदर्द यूनिवर्सिटी; सैंड्रा पीटर्समैन, जर्मन जर्नलिस्ट; अनिल त्यागी जी, त्यागी समाज; चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, प्रधान पालम 360 खाप के; डॉक्टर TS क्लेर; एम्बेसडर सुजन अर्चन नॉय; गोपाल कृष्ण जी, रिटायर्ड IAS। 2 भागों में है ये जो डेमोग्राफी, डीएनए और अखंड भारत का है। पहले भाग के प्रश्न पढ़ता हूं मैं। अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालने तथा जनसंख्या असंतुलन की चिंता से भारत कैसे निपटेगा एवं संघ इस विषय में क्या सोचता है? आप कहते हैं कि हिंदू एवं मुस्लिम का डीएनए एक है, लेकिन उस पर फिर कट्टरवाद हावी हो जाता है। कुरान, सुन्नत और हदीद, इस पर आधारित पॉलिटिकल इस्लाम मानने वालों के साथ हम कैसे व्यवहार करें? यदि डीएनए एक है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना क्या सही है? संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया एवं पाकिस्तान जैसे देश पर संघ का क्या विचार है? अखंड भारत को लेकर संघ का क्या विचार है? भारतवर्ष हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रहा है, फिर भी कुछ शताब्दियों में भारत की सीमाएं संकुचित क्यों हुई हैं? इज द यूनिफिकेशन विद नेबरिंग कंट्रीज थिंकेबल? ये पहला भाग है। तो डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, टिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में
वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया उन्होंने, ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है, जबरदस्ती गए वापस आना चाहते हैं आओ, अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए, लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है। तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक है, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार देना तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। या फिर है परमिशन लेकर आकर जॉब करने वाले लोग सब देशों में हैं, हमारे यहां भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए अवैध लोगों को पहचानना, अगर सुरक्षा के कुछ बातें उसमें से खड़ी होती है तो रिपोर्ट करना कि ये लोग अवैध है, आप उन पर निगरानी रखिए और उनको देना नहीं रोजगार, ये हम कर सकते हैं, तो वो कारण भी कम हो जाएगा। तीसरा नंबर जन्म दर का है। अब उसके बारे में आपको प्रचारक को नहीं पूछना चाहिए वास्तव में, परंतु पूछा है आपने तो दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा,
एक कंसर्न भी है। जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको। तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्मदर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। और जिनके हाथ में अभी भी है उन्होंने ऐसा करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं जनसंख्या का। और तीसरा भी पूछा ना आपने, विभाजन। संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। शेषाद्री जी की एक पुस्तक है, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए। उसमें विभाजन कैसे हुआ, विभाजन क्या करने से हुआ और क्या करने से रुक सकता था, विभाजन में किसका क्या रोल था, ये सारी बातें हैं। संघ का मत क्या है इसके बारे में, इसका ठीक ठीक पता उस पुस्तक के पढ़ने से आपको पता चलेगा। विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स वो पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए। तो संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय। पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तू इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने भी मान्य कर लिया। उनके मान्य करने के बाद संघ के कहने से समाज समर्थन नहीं करता और इसलिए विभाजन रुक नहीं सका। यानी उसको रोकने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सके। तो अखंड भारत एक सत्य है। विभाजन होने से क्या क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक लेख, चट्टान नाम का उस समय एक पेपर था लाहौर में, उसके पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। 1946 का इंटरव्यू है, वो डेट वेट में भूल गया, मिल जाएगा, वो आप पढ़िए। उन्होंने इस विभाजन के विरोध में अपना मत देते हुए विभाजन के परिणाम क्या होंगे इसका कुछ प्रेडिक्शन किया है। वो अक्षरशः सत्य आज हम देखते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत होगी, भारत में मुसलमानों का क्या होगा, ये सब उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके जैसे लोगों का नहीं सुना गया। लेकिन भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है। नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए, अभी इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? मटेरियली, स्पिरिचुअली नहीं है। क्या इतने सालों में कुछ प्रयास नहीं हुए? बहुत प्रयास हुए, लेकिन उपाय नहीं निकला। क्योंकि उपाय कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक हाथ को जबरदस्ती अलग पूरा जकड़ के रखा है तो वो तो सुन्न हो जाएगा ना, मृतप्राय हो जाएगा, क्योंकि जिस जीवंत शरीर का वो अंग है उससे उसका संबंध आपने काट दिया। उपाय एक ही है, संस्कृति से, पूर्वजों से, मातृभूमि से हम एक है ऐसा हम समझे और वैसा व्यवहार चालू किए। अखंड भारत ध्यान में रखना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल,
क्योंकि अखंड भारत, जब अखंड भारत था तब भी अनेक राजा यहाँ थे, अनेक राज्य थे, सीमाएं थी, आने जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी, और पुरातन काल में आपस में कुछ युद्ध लड़ाइयां भी हुई थी। लेकिन पब्लिक नेचर उस देश का, वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बेरोक टोक जाता था, कहीं भी रह के कमाता था, खाता था, और इस देश के साथ अपने आप को एकाकार मानता था, इसलिए कर पाता था। वो भावना अगर फिर से आ जाए तो उस समय का पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पेशन कोई भी हो, सबकी उन्नति होगी, सब सुखी रहेंगे, सब शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे और सबके दोस्त बढ़ जाएंगे। तो ये जो अखंडित भारत का दुस्वप्न है, जिस नींद में हमको पड़ रहा है, उस नींद से जागना बहुत आवश्यक है, और सोया हुआ आदमी कभी ना कभी जागेगा। इसलिए अखंड भारत है, ये समझकर हमको चलना चाहिए। डीएनए व डेमोग्राफी के भाग 2 में 5-6 प्रश्न हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। अनेक मुसलमानों के लिए हिंदू शब्द की भौगोलिक पहचान को मानना आज आसान नहीं है, जबकि उन्हें भारतीय मुसलमान कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम धर्मस्थलों की खुदाई हो रही है तथा मुस्लिम पर अत्याचार में संघ के स्वयंसेवक ही आगे रहते हैं। यदि ये दूरी और अविश्वास बना रहा तो भारत मजबूत और विश्वगुरु कैसे बनेगा? स्वतंत्रता के 17 वर्ष बाद भी आपस में हिंदू मुस्लिम संघर्ष क्यों? क्या हम सभी भारतीय के नाते संगठित होकर नहीं रह सकते? Who is to be blamed for communal violence and who can stop it? क्या आप मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए मार्ग एवं शहरों का नाम बदलना उचित मानते हैं? संघ भारत के मुस्लिमों एवं ईसाई समुदायों के विरोध में नहीं है, ये विश्वास संघ उन्हें क्यों नहीं दिला पा रहा है? How do we ensure that minorities in India like Muslims and Christians subscribe to a common conscience of our past and shared culture? अंतिम है, don't you think that our emphasis on Vasudhaiva Kutumbakam dilutes our stand on illegal migration? Especially from Bangladesh. तो परसों के भाषण में मैंने कह दिया कि हिंदू शब्द कंटेंट व्यक्त करता है, इसलिए हम आग्रहपूर्वक हिंदू कहेंगे। लेकिन कोई हिंदवी कहता है, कोई भारतीय कहता है, कोई आर्य कहता है, कोई इंडिक कहता है, तो ये सब सिनोनिम्स है, ये हम जानते हैं। वो भी अगर जानते हैं तो उनके इस शब्द के उपयोग को हम मान्यता देते हैं। हम तो इसको सबको समानार्थी मानते हैं। लेकिन जो कंटेंट मैंने बताया, खासकर सांस्कृतिक कंटेंट, पूर्वज परंपरा, उसको व्यक्त करने वाला एक ही शब्द आज है, हिंदू। इसलिए उसका आग्रह हम रखेंगे। आप भारतीय कहेंगे, ठीक बात, आप जानो कि एक ही बात है और उसी शब्द का उपयोग करो। हिंदवी कहना है, कहो, कोई दिक्कत नहीं। हम शब्दों के झगड़े में हम नहीं पड़ते, हमारा मतलब कंटेंट से है। वो कंटेंट आप समझ लीजिए, तो शब्दों के उपयोग में हमको कुछ ये नहीं है। और इन शब्दों के कारण ही हिंदू मुस्लिम ऐसा आ गया। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस
अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है, दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा, ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है, हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। तो पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। और सब पढ़े ना आपने? हाँ ठीक है। अब शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए, आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। यह प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते, वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। तो राष्ट्रों का नाम बदलना, इसमें मुसलमान विरोध नहीं है, और राष्ट्रों का नाम बदलना इसमें आक्रामकों को छोड़कर बाकी सब स्वीकार है, ये ध्यान रखना। संघ, अब ये कहा गया स्वयंसेवक ही अत्याचार पर आगे लड़ रहे थे, और इधर विश्वास संघ क्यों नहीं देता? आप ये कहते हो कितने जगह संघ के स्वयंसेवक अत्याचार करते हुए दिखे? मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक अलग बात है, कोई प्रूफ ही नहीं है इसका, लेकिन प्रूफ नहीं मिल सकता, लेकिन हमने देखा है। ऐसा होता है कि हाँ, जब झगड़ा होता है रास्तों पर, तब झगड़े में एक दूसरे को मारता है तो दूसरे को प्रतिकार करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हिंदू ने आक्रमण किया मुसलमानों पर या संघ वालों ने आक्रमण किया, कोई सबूत है क्या? मान लीजिए एक आध जगह है, तो आपने दूसरी तरफ ये नहीं देखा चरखी दादरी में विमान टूटे, सब प्रवासी मुसलमान थे, उनकी कितनी सेवा की संघ के लोगों ने। केरल में बाढ़ आई, गुजरात में भूचाल आया, किसी का रिलीजन नहीं देखा, सबकी सेवा की। तो ये एक तरफा दृष्टि के कारण ये अविश्वास है, जो नैरेटिव के कारण परसेप्शन बना है, उसके कारण उस परसेप्शन का पर्दा बाजू रखकर थोड़ा सा हिम्मत करके 2 कदम अंदर जाके देखने का साहस हम करें तो आपको दिख जाएगा व्हाट इज फैक्ट। जिन्होंने ऐसा किया है उनको पता है। तो इस आरोप सरासर गलत है। संघ का स्वयंसेवक किसी अत्याचार में विश्वास नहीं रखता, न किसी अत्याचार का समर्थन करता। ऐसा जब हुआ है कहीं संघ की ओर से तो कभी नहीं हुआ। हिंदू समाज के
कुछ क्षोभ के कारण अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो मैंने स्वयं सार्वजनिक मंचों से उसकी निंदा की है, ये आप जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं संघ ये करता है? नहीं कहना चाहिए। और विश्वास तो फिर आपको देखना पड़ेगा, हम तो छुपे नहीं हैं, हम जो करते खुला है, डंके की चोट पर है। हमने कुछ नहीं, तो मैं आज भाषण में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी निमंत्रित है, हिंदू राष्ट्र की बात मैं करता ही नहीं, लेकिन हम ऐसे छुप कर करने वाले, हम जो है सो बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, कभी भी आप आ सकते, देख सकते हैं, आपको आकर देखना चाहिए, वो नहीं होता है। उधर से कुछ होना आवश्यक है तो हिंदू समाज का, संघ का विश्वास बनेगा, क्योंकि संघ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदू समाज भी प्रकृति से ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये होने से हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम का एक तरह से उत्तर मैंने पहले दे दिया। देश की व्यवस्थाएं होती है, पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब में व्यक्ति है, अनेक देश, ये व्यक्ति स्वरूप है। तो अपने कुटुंब में पूरा कुटुंब एक रहता है, लेकिन कुटुंब की व्यवस्था का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति के अपने स्वतंत्रता पर भी संयम रखना पड़ता है, निर्बंध रखने पड़ते हैं। तुमको पूरा स्वातंत्र्य है, तुम्हारा हाथ कैसा भी घुमाओ, लेकिन मेरे गाल तक आया तो रुक जाना, वो स्वतंत्रता तुमको नहीं है। स्वतंत्रता भी एक मर्यादित बात, वो अनुशासन का नाम है, केवल मुक्तता का नाम नहीं है। ये ध्यान में रखना और वैसे करना। इसलिए